आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 ईस्वी के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के जो पुस्तक है उसमें जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से रिलेटेड टोटल उसमें जो है आपके 90 प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों का महासंग्राम इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस पुस्तक में जितने भी आपके फिजिक्स के प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं वह सारे प्रश्न आज इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप सभी लोग धैर्य बनाकर सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेहतर इसमें प्रश्न दिया हुआ है और ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो लड़ जाएंगे, तो आपको आसानी होगी आपको आंसर देने में, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी बेहतर होगा। तो अभी हम जो है चाक्षु पब्लिकेशन के डीएलएड के पुस्तक जो है इसके जो है फिजिक्स, इसके जो है आपके हम विज्ञान के जो फिजिक्स है, मतलब कि फिजिक्स भौतिकी के रिलेटेड, समझ गए ना, भौतिकी से रिलेटेड जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है टोटल इसमें जो है 85 या 83 प्रश्न है, वो सभी प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है 83 प्रश्न है इसमें, तो ये 83 में से जो है आपके कितने मार्क्स जो है आ रहे हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, पूरा समझाने का प्रयास करूंगा हर एक प्रश्न को, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत भी नहीं हो। समझ गए? तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इसमें टोटल आपका 83 प्रश्न है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए महामैराथन क्लासेस के लिए। अभी हम जो है टोटल इसमें 83 प्रश्न करने वाले हैं चाक्षु पब्लिकेशन के पुस्तक से। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि वेग का सूत्र बताइए। जो आपका वेग होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो आपके प्रश्न क्लियर कर देते हैं। समझ गए? वेग जो होता है किसे कहते हैं। तो देखिए किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को उस वस्तु को वेग कहते हैं। समझ गए ना, समय दर की बात बोला है। तो सबसे पहले वेग का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए वेग का जो फॉर्मूला होगा इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ये होता है आपका विस्थापन। समझ गए ना, मैं एक एक करके लिखता हूँ, आपको समझाने का भी पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी लोग भी कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पर आपका समय हो जाएगा। समझ गए? तो इसका कौन सा फॉर्मूला होगा, विस्थापन बाई समय। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? हो गया ना इसका आंसर बी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि यह जो आपका वेग है, तो यह वेग क्या है, अदिश है कि सदिश है, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि वेग वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर है। समझ गए ना, वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, सदिश राशि है। यहाँ से दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए ना क्लियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न, समीकरण u, देखिए समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? तो देखिए यह जो जानकारी देता है कि गतिशील वस्तु के जो है विस्थापन की दर, अर्थात 1 सेकंड में हुए विस्थापन की वस्तु का वेग को जो है जानकारी देता है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, वेग समय का एक कार्य, वेग स्थिति का एक कार्य, स्थिति समय का एक कार्य, स्थिति वेग और समय का कार्य। तो मैं आपको बता दूं कि समीकरण जो यहाँ पर आपका v इक्वल यू प्लस ए टी दिया हुआ है, यह आपका जो बताता है कि वेग समय का एक कार्य। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 3 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शरीर का भार क्या होता है। पहला ऑप्शन, पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह सामान्य होता है। शरीर का जो भार होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह सामान्य होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। बताइए क्या होता है शरीर का भार जो होता है, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक फॉर्मूला होता है G इक्वल, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, GM बाई आर स्क्वायर, यानी कि एम वस्तु का द्रव्यमान तथा आर पृथ्वी की त्रिज्या है, और ध्रुव पर जो है आर का मान जो होता है भूमध्य रेखा की तुलना में कम होता है। समझ गए? तो इसका हम कह सकते हैं कि शरीर का भार जो होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होगा, शरीर का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, सॉरी 1 मिनट, ये प्रश्न तो यहाँ पर नीचे भी दिया था ना, तो ये ठीक है, 2 नंबर तो ठीक है।
आगे भी देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि ऊपर दिए गए विधाओं में से कौन सा सही बताइए। सिर्फ ए जो है नहीं होगा, समझ गए, ए नहीं होगा, ए गलत है। फिर आपका जो है एक तो सही है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, दूसरा समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 और 4, बाकी आपका ये 1 और 3 जो है गलत है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका 4 नंबर। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य का वजन जो है लिफ्ट में अधिकतम होता है जो, अब बताइए मनुष्य का जो आपका लिफ्ट होता है उसमें जो है उसका भार जो होता है अधिकतम कब होता है। मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिकतम कब होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कि अचल गति से ऊपर जा रही हो, अचल गति से नीचे आ रही हो, ऊर्ध्वमुखी त्वरण या अधोमुखी त्वरण, बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का वजन जो होता है लिफ्ट में अधिकतम उस समय होता है जब आपका जो होता है, जब ऊर्ध्वमुखी त्वरण में गतिशील लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार जो होता है अधिक महसूस होता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान जो है किसके साथ घटता है, समझ गए। जी का मान जो होता है किसके साथ घटता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आयाम, वजन, क्षैतिज विस्थापन, ऊंचाई। तो देखिए जी का जो मान है ना वह क्या होता है कि ऊंचाई के साथ जो होता है घटता है, याद रखिएगा। क्या होता है, ऊंचाई के साथ घटता है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न है, बोल रहा है कि पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर सीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना बताती है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एक गिलास जो होता है इस तरह का होता है और ये होता है, इसके नीचे एक पेपर सीट लगा देते हैं हम लोग और आसानी से इसको हम लोग खींचते हैं, जबकि जो है बिना इसमें का पानी जो है छिलकाए बाहर पानी आए। तो ये किस कारण से होता है बताइए। तो पानी से भरे गिलास के नीचे पेपर सीट को खिसकाने का गिलास नहीं हिलता, क्योंकि यह जो होता है विराम से जड़त्व से प्रभावित होता है, समझ गए। इसीलिए जो होता है नहीं होता है, पेपर सीट का जो बल होता है ना यही कारण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पेपर और गिलास के बीच घर्षण की कमी नहीं, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। न्यूटन की तृतीय नियम नहीं, न्यूनतम का जो है तृतीय नियम क्या है, एक्शन रिएक्शन है। जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे, समझ गए ना, रिएक्शन है। जैसे कि आप जो है अगर एक मुक्का किसी को मारेंगे ना तो वो भी एक मुक्का इधर से उतना ही जोर से मारेगा। दीवार पर आप एक थप्पड़ मारिएगा, जितना जोर से आप मारिएगा ना दीवार भी उतना जोर से आपको चोट देगा। यही होता है एक्शन रिएक्शन, समझ गए। जड़त्व, फिर यहाँ पर है त्वरण। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर सीट का मतलब पानी बिना छलकाए आसानी से खींचे जाने का कारण जो होता है ना, यह घटना जो है जड़त्व को बताती है। किसको बताती है, जड़त्व। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। 83 प्रश्न है, महामैराथन क्लासेस है, लंबी क्लास होगी, आप सभी लोग धैर्य बनाकर सारे वीडियो को देखिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो क्या होता है। त्वरण समान होता है, त्वरण बदल रहा है, त्वरण शून्य है, वेग शून्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए जब वेग समान ग्राफ एक सीधी रेखा अक्षांश के समानांतर होता है तो त्वरण जो होता है हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, त्वरण जो होता है हमेशा आपका शून्य होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका देख लीजिए, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है, समझ गए, ये न्यूटन के नियम पर आ गया, तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की ओर तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के जो है किस नियम को दर्शाता है। तो ये जो है काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम को जो है दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यह न्यूटन के जो है प्रथम नियम को दर्शाता है, समझ गए। ये क्या होता है भाई कि पीछे की तरफ धक्का लगता है कि जड़त्व के कारण लगता है। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी गतिमान या स्थिर वस्तु होता है अपनी गति के स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगता हो। जब बाहरी बल लगता है तो थोड़ा पीछे की तरफ जाकर फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है, समझ गए। तो वही बात यहाँ पर है, ये आपने पढ़ा भी होगा 10th के बुक में कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह उदाहरण जो है जड़त्व का नियम का उदाहरण है, जो कि जड़त्व के नियम कहने का मतलब है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 9 नंबर है,
और 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण क्या होता है। आप सभी लोग देखते होंगे कि जो पहाड़ पर कोई भी व्यक्ति चढ़ता है ना, तो वो व्यक्ति जो होता है 90 डिग्री के कोण बनाकर चलता है, मतलब मुड़ कर चलता है। क्यों? यहाँ पर देखिए, फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति जो होता है आगे की तरफ झुकता है, इसलिए है ना, ताकि वो जो है शरीर में गुरुत्वाकर्षण केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वा रेखा की सीधा दोनों पैर के बीच रहे, साथ ही साथ जो है वह बैलेंस बना सके। समझ गए? तो वह क्या होगा, स्थिरता बढ़ाने के लिए करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न, ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पृथ्वी का आकर्षण शक्ति का कितना भाग होता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि 1/, जो है 6 भाग होता है। समझ गए ना? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मान लें किसी का वजन यहाँ पर 60 किलो है ना, तो वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह 10 किलो हो जाएगा। समझ गए ना? चंद्रमा पर जाएगा तो। अगला यहाँ प्रश्न को देखते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न आपका 11 नंबर है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, कितना होता है। पृथ्वी की सतह का वजन का 1/6 भाग होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का वजन क्या होता है, ये व्यक्ति का वजन क्या होता है। पृथ्वी देखिए, चंद्रमा की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह का वजन का 1/6 भाग जो होता है ऊपर होता है। समझ गए ना? अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि चंद्रमा की धरती पर, बताइए, चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है। द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम हो जाता है। द्रव्यमान और वजन वही रहता है, सिर्फ द्रव्यमान कम होता है। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान जो होता है वही रहता है परंतु उसका वजन जो होता है कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे मान लें कोई अगर यहाँ से 60 किलो का, मतलब यहाँ से कोई जो है 10 फीट का व्यक्ति गया, समझ गए, 10 फीट का व्यक्ति गया, उसका वजन 60 किलो है, तो ऊपर जाएगा तो उसका वजन घट जाएगा, लेकिन ये फीट थोड़ी कम होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, उसका वजन कम हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, बताइए। हमेशा प्रतिकारक, हमेशा आकर्षक या प्रतिकारक हो सकता है, तटस्थ, बताइए। तो दो व्यक्तियों, देखिए, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, हमेशा आपका जो होता है आकर्षक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर बोल रहा है कि 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में होगा, क्या होगा। तो देखिए, एक न्यूटन की बात कर ले तो इसका 0.0098066 होता है। तो यहाँ पर 400 ग्राम का बोला है, तो 400 ग्राम का बोला है, तो इतना में हम क्या करेंगे, 400 से गुना कर देंगे ये वाले में, तो इसका क्या आ जाएगा, 3.922 न्यूटन। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका दशमलव है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 3.9। 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में है, तो 3.9 न्यूटन। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका 15 नंबर है कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या होता है। तो ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भी हम कोई चीज़ जो है ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वह नीचे की तरफ खींच लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न आपका 16 नंबर है कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, वास्तव में वह नीला है, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है, सफ़ेद प्रकाश में नीला रंग का आधिपत्य होता है, बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है कि यह होता है कि प्रकाश का परिकर्णन होता है। समझ गए? तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है। या साथ ही साथ इसका जो कारण होगा वो आपका हो जाएगा प्रकाश का, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इसका उत्तर में यही होगा आपको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रकाश का परिकिरण। समझ गए? स्कैटरिंग के कारण जो होता है आपका दिखाई देता है, ये हो जाएगा, प्रकाश की परिकिरण के कारण आकाश हमें जो है नीला दिखाई देता है। समझ गए? और तैरेत रंग की बात कर ले, तैरेत रंग जो होता है सबसे अधिक जो होता है आपका लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है जो बोल रहा है कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। देखिए, अधिक गहरा, कम गहरा, समान, कभी कभी गहरा और कभी कभी अधिक गहरा, बताइए क्या होगा। तो जब भी आप ऊपर से तालाब को देखिएगा ना, पानी को, तो वह क्या दिखाई देता है, कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन जब अंदर जाइएगा तो बहुत गहरा दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है कम गहरा। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा। जब प्रकाश किरण तालाब में वायु जाती है तब ये दिखाई देता है, समझ गए। और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कम गहरा क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला यह प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है? वायु में, जल में, हीरा में, कांच में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। तो मैं बता दूं कि प्रकाश का वेग जो होता है अधिकतम जो होता है आपका वायु में होता है, वायु। तो वायु में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, समझ गए। वायु में जो है सबसे अधिकतम होता है आपका प्रकाश का वेग, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि आयतन बिंदु पर आयतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खाली स्थान के बीच होता है। भिन्न माध्यम, भिन्न समतल, सामान्य समतल या सामान्य पृष्ठ। बताइए किसके बीच होता है या किसके स्थिर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपर्त बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब सामान्य समतल में स्थित होते हैं, समझ गए, सामान्य समतल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सितारे का रंग क्या दर्शाता है? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और बताइएगा यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा क्लास लग रहा है। लाइक आपके हमें मोटिवेशन देता है तो प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ देखिए सितारे का रंग क्या दर्शाता है? यहाँ पर है तापमान, पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो सितारे का रंग जो होता है ना, मैं आपको बता दूँ कि वह जो होता है तापमान, जो आपका तापमान है ना उसको दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 21 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन निम्न में से उत्तरदायी होता है? छाया के निर्माण के लिए, तारों का टिमटिमाने के लिए, आकाश के नीले रंग के लिए, इंद्रधनुष के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो तारों के टिमटिमाने के लिए जो है मतलब उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए अपवर्तन की बात करें तो तारा, समझ गए। और जहाँ पर आपका जो है परिकिरणन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? परिकिरणन जो होता है आपका ये होता है प्रकाश, आकाश नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है आकाश, समझ गए। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन तारा टिमटिमाने का मुख्य कारण है और आकाश नीले होने के कारण जो है प्रकाश का परिकिरणन, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि एक वास्तविक दृश्य कितने द्वारा बनाया जा सकता है? एक वास्तविक दृश्य जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? कैमरा, आवर्धन ग्लास, फोटोकॉपियर और प्लेन शीशा। बताइए किसके द्वारा जो है बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक वास्तविक दृश्य जो है ना कैमरा के द्वारा बनाया जा सकता है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही प्रश्न आ गया कि कैमरा के द्वारा बनाया जा सकता है वास्तविक दृश्य, समझ गए। अगला यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न, 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्न में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल में, बैगनी में, नीला में, हरा में। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका 7 रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो बैगनी रंग का जो है सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग से सही किया जा सकता है? ये प्रश्न तो आप सभी लोगों को मैंने कितनी बार करा दिया है कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग जो है हम लोग किस मतलब दृष्टि दोष में यूज करते हैं। यहाँ पर है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और मोतियाबिंद और ग्लूकोमा। बताइए क्या होगा? तो देखिए दूर दृष्टि दोष में जो है ना हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर दूर की बात कर ले, देखिए दूर की बात कर ले तो हम लोग उत्तल की बात करेंगे, और नज़दीक की बात करें, समझ गए ना, निकट की बात करें तो वहाँ पर हम लोग अवतल। याद रखिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जिसको हम लोग एक बोलते हैं कि लॉन्ग साइट या हाइपर मायोपिया बोलते हैं, समझ गए ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों को यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 25 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि वह सर्वाधिक सुविधा पूर्व दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है कितना सेंटीमीटर? ये तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर ही कराया है, प्रीवियस सेट में ही कराया है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी को जो है कोई भी व्यक्ति जो है सामान्य आंखों से आसानी से पढ़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि वर्षा बिंदु, देखिए वर्षा बिंदु गोलाकार होने का कारण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार मार्क इसको लगा लीजिए। तो देखिए वर्षा बिंदु, ये भी मैंने कराया है कि वर्षा की जल की बिंदु जो होती है गोलाकार होने का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका
बी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जब जल की बूंदें कैसे निर्मित होती है। मान लें कि कोई एक ठंडा बोतल की ये बोतल है और अंदर ठंडा पानी रखा हुआ है, तो उसके ऊपर देखिएगा बूंद बूंद जो है क्या होता है कि ठंडा जल का हो जाता है। वो किसके कारण होता है बताइए। यहाँ पर देखिए बोतल में उपस्थित जलवाष्प संघित होती है तथा बाहर की ओर वेधन करती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प में बोतल की सतह पर संघित होती है। यहाँ पर अगला ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर है कि बोतल के अंदर का जल जो है वासित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है। वायु के उपस्थित जलवाष्प से वासित हो जाती है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो है कैसे निर्मित होती है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। बताइएगा यहाँ पर कि भौतिक परिवर्तन कौन है। यहाँ पर फिजिकल आपके चेंजेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है लकड़ी का जलना, कोको कोला पेय के नमक डालने से गैस का निर्माण करना या निकलना, कागज की टुकड़ी को जलना, लोहे का जंग लगना। बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका भौतिक परिवर्तन है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी नंबर है। कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, यह जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को क्लास, जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को बेहतर क्लास लग रहा होगा। समझ गए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का कारण क्या है। बताइए। एक फुटबॉल जो होता है जमीन पर गिरता है और उसके उछलने का कारण क्या होता है। वह रबर से बना है, वह खोखला है, वह हल्का है और वायु प्रतिरोध पर पार कर सकता है अपनी प्रतिस्थना गुण को कारण। बताइए। तो जमीन पर फुटबॉल गिरने के कारण जो होता है वो उछलता इसलिए है ना, बाउंसिंग क्यों करता है, फुटबॉल के पदार्थ की प्रतिस्थना के गुण के कारण। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी प्रत्यास्था गुण के कारण जो होता है फुटबॉल जो है ऊपर की तरफ गिरता है जमीन पर गिरकर। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है, क्यों। मतलब कि कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना जो है ज़्यादा कठिन होता है, क्यों। बर्फ नरम और स्पंजी होता है जबकि कंक्रीट कठोर होता है। पहला, पाँव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पाँव के बीच के मुकाबले कम होता है। कंक्रीट के मुकाबले बर्फ का घर्षण जो है अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका कंक्रीट रोड होते हैं ना उसके मुकाबले क्या होता है। देखिए कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना, बर्फ पर देखते हैं क्यों चलना मुश्किल होता है। बताइए। तो कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना जो है ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि बर्फ की चिकनी सतह पर घर्षण बहुत कम होता है। समझ गए। इसलिए जो है वहाँ पर पाँव जो होता है ज़्यादा फिसलता है। तो इसलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऊर्जा संचयन का अर्थ है कि। बताइए। ऊर्जा संचयन का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है ऊर्जा का उत्पादन कर नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा सकता है तथा नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का उत्पादन न ही नष्ट किया जा सकता है। बताइए ऊर्जा का संचयन का अर्थ क्या है। बताइए। आपने ये पढ़ा होगा ऊर्जा का, एनर्जी का संरक्षण के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो हम उत्पादन कर सकते हैं और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। ऊर्जा संचयन का अर्थ यही है कि ऊर्जा को ना हम लोग जो है मतलब फॉर्म कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। बताइए। गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा। पहले फॉर्मूला जान लीजिए। 1/2 mv² होता है इसका फॉर्मूला। समझ गए। यहाँ पर चलती हुई कार विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण खिंचाव मुक्त रबर बैंड ऊपर से सभी। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी देखें चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण या खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सब क्या है आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और गति ऊर्जा का जो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका 33 नंबर प्रश्न है कि सरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है। ये जो है तरल सभी दिशाओं में समान जो है दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है। यहाँ पर देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, न्यूटन का नियम। बताइए। तो यह जो है ना कार्य का मात्रक जो होता है क्या होता है आपका, यह जो है पास्कल के नियम के अनुसार जो है यह कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। समझ गए।
यह जो तरल सभी दिशाओं के सामान्य दाब पारित करता है, यह कथन जो है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 34 नंबर, दिए गए विकल्प में किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है? काइनेटिक एनर्जी मतलब कि 1/2 mv²। तो यहाँ पर ऊर्जा की बात कर रहा है, तो कार्य की शक्ति क्या होता है? मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा के भी जूल होगा। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। कार्य दोनों का जो होता है, किसी भी वस्तु में गति ऊर्जा मतलब दोनों का क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है और गति ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, दोनों का वही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि वातावरणीय दाब को खाली स्थान से मापा जाता है। यह प्रश्न मैंने कराया है, बताइए। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग जो है बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बैरोमीटर से हम लोग नापते हैं। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 36 नंबर की, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी मैंने आपको कराया है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वह जो होता है आपका, मैं बता दूं कि न्यूटन पर कूलम मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। एसआई व्युत्पन्न मात्रक टेस्ला होता है। अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, लेकिन इसके अनुसार से न्यूटन कूलम पर मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक द्वारा यात्रियों द्वारा प्राचीन कालों से किया जा रहा है, निम्न में से क्या है? देखिए प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरक गुण, दिशा संबंधित गुण, आकर्षण का गुण, बताइए किसका प्रयोग कर रहे हैं? देखिए तो मैं आपको बता दूं कि चुंबक का वो महत्वपूर्ण गुण जो है वो आपका जो है दिशा संबंधित गुण है, जिसका जो प्रयोग जो है क्या कर रहे हैं? नाविक लोग, यात्री लोग जो है प्राचीन काल से कर रहे हैं, दिशा को नापने के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब, जो शक्तिशाली चुंबकत्व होता है वो अपना चुंबकता जो है कब खो देता है? बताइए कब खो देता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका देखिए क्या है? पहला ऑप्शन, इस तरह उच्च यांत्रिक प्रबलित लगाया जाता है, इस पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, इसे अत्यधिक समय तक के लिए भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। तो देखिए शक्तिशाली चुंबक जो होता है अपना चुंबकत्व जो होता है उस समय खो देता है जब इसे जो है उच्च तापमान पर जो है गर्म किया जाता है। अगर किसी चुंबक को जो है ना अधिक मात्रा में गर्म कीजिएगा ना तो उसका चुंबक जो चिपकने का गुण होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लटकता हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना खाली स्थान होता है। बताइए वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, वायुमंडलीय। तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी को क्या बताएगा? बताइए। तो यह जो है पृथ्वी को बताएगा कि इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र अपना होता है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है कि भारत में सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा जो है परिरक्षित किया जाता है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा, राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, राष्ट्रीय मानक संघ द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा। तो आप सभी लोग बताइएगा 40 प्रश्न हो गए हैं, अभी भी जो है टोटल 43 प्रश्न और बाकी है। आप सभी लोगों को क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नया चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको। बेहतर क्लास आपको दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर, बताइए। तो यहाँ पर तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड मतलब केल्विन, ये सब क्या है आपका? ये मतलब आपका मौलिक इकाई है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्यूबिक मीटर है यह आपका जो है फंडामेंटल जो है यूनिट नहीं है। बाकी आपका मीटर, किलोग्राम, केल्विन आपका फंडामेंटल यूनिट है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पी पेंच का पिन तथा एन हेड स्केल पर विभाजनों की संख्या तब ग्रुकेज की लघुत्तम माप क्या होगी? तो ये तो इजी है। पेंच के देखिए ये होता है पेंच का पिच और हेड स्कोप का विभाजनों की संख्या, तो इसका हो जाएगा P/N। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन बोल्ट बताइए किसका मात्रक है? ऑप्शन है चुंबकीय बल, आवेश, ऊर्जा और विभवांतर, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना यह आपका जो है ऊर्जा का आपका मात्रक है। समझ गए।
ये आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा की वह मात्रक है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित में 1 वोल्ट के विभवांतर पार करने पर प्राप्त की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की इकाई है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है। ये इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग विद्युत प्रतिरोध को जो है हम लोग किस में नापते हैं। तो हम लोग विद्युत प्रतिरोध को जो है हम लोग जो है ओम में, प्रतिरोध को हम लोग ओम में नापते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष से क्या तात्पर्य है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है ना। सबसे लंबा वर्ष नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुव निकालने वाला दिनों की संख्या, दूरी मापने की एक इकाई। तो इसका आंसर ये ना हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है क्या है, किसका मात्रक है, दूरी की मात्रक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि किलो वाट आवर की इकाई क्या है, किसका इकाई है। तो किलो वाट आवर जो है ऊर्जा का इकाई होता है। समझ गए ना, ऊर्जा का इकाई क्या होता है, किलो वाट आवर। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ गए। और अगर कोई पूछ ले कि कितने मेगा जूल के बराबर होता है, तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि घरों में विद्युत की खपत का मापन करते इकाई क्या होता है। घरों में विद्युत की खपत का मापन करने की इकाई क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। तो देखिए घरों में मतलब विद्युत की जो खपत करने की जो इकाई होता है ना, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा में खपत होती है। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया और राधा एक छाता लेकर बाहर जाती है, लेकिन उसे सलाह दी गई थी कि उसे न ले जाए, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने एक दिन पूर्व तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे न ले जाए, क्योंकि बादल से विद्युत विसर्जन छातों के धातु भागों तक जा सकता है, वह पकड़ने में फिसलने वह हो जा सकता है, उस पर जंग लग जाता है, छाता उड़कर दूर जा सकता है। बताइए किस कारण से हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसलिए उसे मना किया गया था क्योंकि अगर भारी मतलब तूफान और बिजली पूर्वानुमान होता, छाता लेकर बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बादल से विद्युत विसर्जन जो होता है छाते के विद्युत भागों पर मतलब जा सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि झटका लग सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ई। छाता देखते हैं ना, इस तरह का जो होता है, इसमें जो होता है लोहा लगा होता है, तो वह जो होता है आकर्षण कर लेता है। बादलों से विद्युत विसर्जन छातों के धातु भागों तक जा सकता है। धातु इसके क्या होता है, लोहे के बने होते हैं ना, इसलिए। तो इसका इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए उससे लोग मना कर रहे थे। अगला प्रश्न यहाँ देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। परमाणु की त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोल और किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, परमाणु त्रिज्या का मापन की इकाई जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है, ध्वनि गुजर नहीं सकती। बताइए ध्वनि जो है कहाँ से गुजर नहीं सकती, जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ध्वनि जो है ना निर्वात से नहीं जो है गुजर सकती, बाकी आपका स्टील, जल और वायु से गुजर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगला यह प्रश्न आपका है कि ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। तो ध्वनि की गति जो होता है आपको मैं बता दूं कि इस्पात नहीं, वायु में न्यूनतम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा वायु। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की गति जो होता है न्यूनतम जो होता है सबसे क्या होता है कि वायु में होता है। अगला यहाँ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 52 नंबर। दीपावली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनसे जलने के थोड़ी देर बाद उनसे ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करती है, हमारे कान ध्वनि सुनने के अधिक समय लेते हैं, ध्वनि प्रकाश की तुलना तेजी से यात्रा करती है। बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं तो क्या होता है कि फूटने के बाद थोड़ी देर बाद जो होता है ध्वनि हमें जो है सुनाई देता है। इसका कारण जो है दीपावली के दौरान पटाखे के जलने के थोड़ी देर बाद ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है ध्वनि से तेज यात्रा करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए। प्रकाश जो होता है ध्वनि से तेज यात्रा करता है, तो पहले प्रकाश होता है फिर ध्वनि होता है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि कर्ण फोन खाली स्थान में परिवर्तन कर देता है। बताइए कर्ण फोन जो है किस मतलब परिवर्तन करता है। तो कर्ण फोन जो होता है विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ गए।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने वाला यंत्र कहलाती है। अब ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों ने किया होगा। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम लोग जो है डेसिमल का प्रयोग करते हैं, सीधा सीधा ना डेसिमल का हम लोग प्रयोग ध्वनि के नापने के लिए करते हैं। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि देखिए अकाउंटिक्स विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का, ध्वनि का, विद्युत का, चुंबकीय का, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अकाउंटिक्स विज्ञान है ना, उसमें हम लोग जो है ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनि, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 56 नंबर क्या बोल रहा है कि अंधेरे में चाच चीड़ी उड़ने का कारण क्या है? बताइए। अंधेरे में जो चमगादड़ होते हैं उसके उड़ने का कारण क्या है, आप सभी लोग बताइए। तो अंधेरे में उनकी दृष्टि बेहतर होती है, आंखों की पुतलियाँ काफ़ी बड़ी होती है, उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है सहायक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक ऐसा यही पक्षी होता है जो ना अल्ट्रासोनिक तरंगे से जो है वो चलती है रात में। तो अंधेरे में चाच चिड़ी कहने का मतलब है कि चमगादड़ जो होता है किस कारण से उड़ सकता है? तो वो जो है अल्ट्रा जो सोनिक तरंगे होती है उसकी सहायता से वह उड़ता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा दिया है कि अल्टीमीटर, कैथोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, बताइए। तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए हम लोग जो है फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कैथोमीटर बोल दिया गया है, समझ गए। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका फैदोमीटर। यहाँ पर कैथोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फेदोमीटर होता है या फेदोमीटर। समुद्र की गहराई को हम लोग मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से अर्धचालक कौन है? चांदी, सिलिकॉन, रबर, स्वर्ण, बताइए अर्धचालक क्या है आपका? तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है ना अर्धचालक है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रडार में जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन होता है? तो रडार में जो होता है हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम लोग बताइए अल्फा किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो हम लोग जो है रडार में जिस विद्युत चुंबकीय किरण का प्रयोग करते हैं, विकिरण का, वह होता है सूक्ष्म तरंगे, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ डायनेमो, जनरेटर को आपने देखा है, जनरेटर जब ऐसे चलता है ना तो ये यांत्रिक होता है, समझ गए। और वह क्या करता है? विद्युत करता है। जनरेटर चलने से क्या होता है? जनरेटर जो होता है विंड में चलता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है? डायनेमो, समझ गए। इसका आंसर जनरेटर में आगे इस तरह का लगा होता है डायनेमो, याद कीजिएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल खाली स्थान होता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है ना उसके लंबाई के जो होता है समानुपाती और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, समझ गए, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक खाली स्थान ध्रुव के निकट होता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बताइए किसके मतलब निकट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो होती है वो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 63 नंबर है कि एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा, उसके सिरों की तरफ घटती होगा, उसके सिरों की तरफ जाने में बढ़ेगा तथा सभी जगह एक जैसा होगा, बताइए क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि एक लंबी और सीधी जो सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है तो उसमें सोलेनाइड के भीतर जो होगा ना सभी जगह एक जैसा मतलब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से कौन सा साधन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? अभी यहाँ प्रश्न चेंज हो गया, क्या बोल रहा है? विद्युत मोटर। यहाँ पर बोल रहा है क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत मोटर ही ना होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत मोटर। यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, समझ गए। तो विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि
कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोलिए विद्युत ऊर्जा को जो है क्या कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने को बोल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, सोलेनाइड, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोटर। जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर होता है ना वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है उसको देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि यदि दो बल्ब 15 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध जो होगा अधिक होगा। तो देखिए जब दो बल्ब होता है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा, R1 R2 और यहाँ पर ऐसे होता है ना रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर जो होगा हम कह सकते हैं कि जो 60 वाट का बल्ब होता है ना उसका क्या होगा, बल्ब का प्रतिरोध जो होगा अधिक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट खाली स्थान की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर तांबे, लोहे, सीसा, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब की जो फिलामेंट होती है ना वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन एलिमेंट का, समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए 68 नंबर एक आपका न्यूमेरिकल भी आ गया, प्रतिरोध से रेजिस्टेंस से। यहाँ पर बोल रहा है कि एक श्रृंखला परिपथ में, मतलब कि सामान्य श्रेणीकरण में रेजिस्टेंस जो दिया हुआ 140 में 250 और यहाँ पर 220, तो इसको निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का है ना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 140 प्लस आपका 250 प्लस 220। तो यहाँ पर 0 5 2 7 7 4 11, समझ गए। तो 11 का 1 बचा 1, 2 2 4 1 5 1 6, 610 ओम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए, बन गया ये प्रश्न। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि यदि 3 प्रतिरोध जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिपथ 3 ओम को प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा चाहिए। तो देखिए हमें जो है ना 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन में और एक जो है उनके श्रृंखला संयोजन में चाहिए। अगर 2 ओम के हैं और 3 ओम के प्रभावी प्रतिरोध कर रहे हैं तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यदि 3 प्रतिरोध जो कि हर एक 2 ओम के हैं, 2 ओम के हैं, समझ गए, तो परिपथ में 3 ओम का प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा चाहिए। तो हमें 2 प्रतिरोध जो है समांतर चाहिए, समझ गए, श्रेणी में, और एक क्या चाहिए उसके श्रृंखला में चाहिए। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को यहाँ देखिए कि विद्युत फ्यूज खाली स्थान जोड़ा जाता है ऊर्जा मीटर के आसपास विद्युमय तार पर, उदासीन तार पर, भूतार पर, बताइए। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ना यह आपका जो होता है विद्युमय तार पर जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि एसी की डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोगी साधन को कहते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन और डायनेमो, कौन सा करता है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसी को अल्टरनेटिव करंट से जो है डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट करता है ना वो रेक्टिफायर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि विद्युत का अच्छा चालक जो होता है क्या होता है, वो सिल्वर होता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर तो ऑप्शन है नहीं, लोहा, कॉपर, सिलिकॉन, सिरामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास गया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो तो बेहतर लग ही रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बस 10 प्रश्न और है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 63 नंबर, अंधेरे में फोटो खींचने हेतु प्रयुक्त विकिरण बताइए। दृश्य विकिरण, माइक्रोवेव किरण, अवरक्त विकिरण, गामा किरण। अंधेरे में फोटो खींचने के लिए हम लोग होता है, फोटो खींचने का प्रयुक्त विकिरण क्या होता है बताइए। तो वह जो होता है आपका जो होता है अवरक्त विकिरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि वाष्पीकरण की दर घटती है बताइए। तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में वृद्धि होने पर, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, वायु में वेग की वृद्धि होने पर। मतलब बताना है कि आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण जो होता है आपका वाष्पीकरण का जो है दर क्या होता है, एक घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिसमें क्या होता है बताइए। यहाँ पर वह अपने प्रजनन ताप पर पहुँच सके, लकड़ी की खपत कम हो, उसमें जलने के लिए वायु की गति मदद मिले, दहन धीरे धीरे हो। तो देखिए लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में खाली जगह छोड़ते हैं कि उसमें क्या हो, वायु की गति से मदद मिले और उसको जलने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न आपका है, एक मिनट में थोड़ा इसको यहाँ पर लाइट कम हो गए हैं।
प्रश्न को मैं आगे ले चलूँगा। 1 मिनट जी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापमान पर सामान्य होता है? बताइए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है किस तापमान पर जो होता है आपका सामान्य होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो है तापीय क्रम सामान्य होता है। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि थर्मोस्टेट एक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। थर्मोस्टेट जो है एक यंत्र है जिसका हम लोग प्रयोग जो है किस लिए करते हैं? धारा प्रवाह के मापन के लिए, वोल्टेज की तीव्रता के मापन के लिए, तापमान के नियंत्रण के लिए, ध्वनि के वेग के नियंत्रण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो है उसका प्रयोग जो होता है तापमान के नियंत्रण के लिए जो है करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग इनमें से किया जाता है। बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग इनमें से किया जाता है किस लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गर्म वाष्प को ठंडा करने के लिए तथा इसे जल के संघनित करने के लिए, जनित कुंडलियों की ठंडा करने के लिए और अति उष्मन को रोकथाम के लिए, टरबाइन चलाने के लिए और वाष्प नियंत्रण करने के लिए, उष्मा विनियामक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल के स्थानांतरित करने के लिए। बताइए क्या होगा? तो नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग जो है शीतलक का उपयोग जो होता है उष्मा विनियामक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन आपका न्यूक्लियस का संलयन है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2-3 प्रश्न और है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विटामिन, किलो कैलोरी। क्या होगा बताइए? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किलो कैलोरी होगा। 1 किलो जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग जो है किलो कैलोरी कहेंगे। समझ गए? अगला यहाँ प्रश्न है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ को तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे? कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊर्जा क्षमता, ऊष्माधारिता। बताइए। तो हमें उसे जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जो कि लास्ट अब आपका है। यहाँ पर देखिए, जब बर्फ पिघलता है तब उसका आयतन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब बर्फ जो होता है पिघलता है ना, तो उसका आयतन जो होता है आपका घटता है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि थर्मोस्टेट साधन खाली स्थान के लिए है। बताइए। तो थर्मोस्टेट जो आपके साधन है वो तापमान के नियंत्रण के लिए होता है, तो टेम्परेचर को मतलब मेंटेन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जाकर जो है अभी आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और यह जो है चाक्षु पब्लिकेशन बुक के जो है मैंने अभी जो है भौतिकी यानी कि जो है फिजिक्स से रिलेटेड जो है महामैराथन क्लास में, समझ गए ना, महामैराथन क्लास में हमने जो है फिजिक्स के जो है 83 प्रश्न को किया। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। समझ गए? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के महामैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।